Hello students, welcome back. We will continue the third chapter of history, the Delhi Sultan, and today we will discuss about Iktas. Iktas क्या होते हैं? Like the earlier Sultan, the Khilji and Tughlaq monarchs appointed military commanders as governors of territories. कि दिल्ली सुल्तान्स ने में खिलजी और तुगलक्स ने मिलिट्री कमांडर्स अपनी टेरिटरीज में गवर्नर अपॉइंट किए थे। मीन्स जैसे ये पूरा क्या है, दिल्ली सुल्तान है, ठीक है। तो उनका एक टेरिटरी यहाँ है, एक टेरिटरी यहाँ, तो उन्होंने यहाँ पर अपने अपने गवर्नर अपॉइंट कर दिए थे। जैसे हम इंडिया है, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट का अलग चीफ मिनिस्टर होता है, हर अलग गवर्नर होता है, ठीक है। तो वो सब किसके अंडर काम करते हैं? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं। उसी तरह से दिल्ली सुल्तान ने जो अपनी अलग अलग टेरिटरीज थी उनके अलग अलग गवर्नर्स अपॉइंट कर दिए थे। These lands were called इक्ता and their holders was called इक्तादार। और जो इनकी जो लैंड होती थी, जो इनके स्टेट्स होते थे, इन्हें इक्ता बोलते थे। और जो इनके जो गवर्नर्स होते थे, जिसे हम अब चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, उन्हें वो इक्तादार बोलते थे। क्या बोलते थे? इक्तादार। मीन जो टेरिटरी है वो हो गई इक्ता, और जो टेरिटरी को चलाने वाले हैं वो हो गए इक्तादार। और मुक्ति, और उसे मुक्ति भी बोलते थे। द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज। और इनका क्या काम होता था? इनका काम होता था मुक्तीज का अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश करना, और इन एक्सचेंज फॉर द मिलिट्री सर्विसेज। और मिलिट्री सर्विसेज जो सुल्तान है, दिल्ली सुल्तान है, उसको मुसीबत पड़ने पर मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करना। मीन्स सुल्तान ने कहीं पर अटैक करना है तो वो अपने अपने स्टेट्स को बोल देता था कि आप अपनी आर्मी लेकर आ जाओ, तो वो इक्तादार उसको सुल्तान को मिलिट्री सर्विस भी प्रोवाइड करते थे। द मुक्तीज कलेक्टेड रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरी। जो मुक्तीज होती थी वो कलेक्टेड रेवेन्यू, वो वहाँ पे जो लैंड है उस पर रेवेन्यू कलेक्ट करती थी। हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ उस टाइम कल्टीवेशन ही मेन ऑक्यूपेशन होता था लोगों का, तो उस पर रेवेन्यू, वही रेवेन्यू का मेन सोर्स होता था सुल्तान का, तो उसी से ही उनको सैलरीज मिलती थी। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम देयर रेवेन्यू। और उनकी जो सोल्जर्स हैं उनकी सैलरीज भी कहाँ से आती थी? उसी रेवेन्यू से आती थी। कंट्रोल ओवर मुक्तीज वाज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वाज नॉट इनहेरिटेबल। और मुक्तीज पर कंट्रोल किया जाता था। ऐसा नहीं कि एक बार गवर्नर बना दिया और फिर वो छुट्टी, नहीं, ऐसा नहीं होता था। जैसे अब भी जो गवर्नर होते हैं, जब बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, वो उनकी टाइम पीरियड फिक्स होता है, टेन्योर फिक्स होता है, 5 ईयर 3 ईयर्स। तो उस टाइम दिल्ली सल्तनत में भी यही होता था। एक तो वो इनहेरिटेबल नहीं था, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ का एक गवर्नर बन गया, वो अपने बेटे को वहाँ का फिर दोबारा से गवर्नर बना देगा, ऐसा नहीं होता था। एक उनका टेन्योर फिक्स रहता था। If they were assigned iktas for a short period of time before being shifted, these harsh conditions of service were rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। उस टाइम जो इन गवर्नर्स होते थे उन पर रिगरसली वॉच किया जाता था कि वो क्या काम कर रहे हैं, उसको बहुत ही बारीकी से देखा जाता था। मीन्स जैसे ऐसा नहीं है कि जो गवर्नर कुछ भी कर रहा है अपने स्टेट में करता रहे, उनके वो क्या कर रहा है, कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, अपनी कितनी उसने आर्मी रखी हुई है, तो ये सब सुल्तान उसको भी वॉच करने के लिए एक और पर्सन वहाँ पर अपॉइंट रहता था। अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तीज। ठीक है, अभी जैसे बताया मैंने, तो एक सुल्तान की तरफ से एक और पर्सन वहाँ पे अपॉइंट रहता था जिसे बोलते हैं अकाउंटेंट। वो उनको चेक करता था, किसको? इक्तादार को चेक करता था कि वो कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। केयर वॉज टेकन दैट द मुक्ति collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers। और वो ये भी देखते थे कि कहीं वो ज़्यादा टैक्स तो नहीं ले रहे या कम टैक्स तो नहीं ले रहे, कि वही उतना ही टैक्स वो ले सकते थे जितना सुल्तान ने डिसाइड कर रखा है। और नंबर ऑफ आर्मी, नंबर ऑफ सोल्जर्स भी जो होते थे वो भी दिल्ली ही सुल्तान ही डिसाइड करता था। ऐसा नहीं कि अब उसने बहुत बड़ी आर्मी रख ली तो वो
जो गवर्नर है वो सुल्तान के अगेंस्ट ही रिबेल कर दे, विद्रोह कर दे। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर वॉच करने के लिए अकाउंटेंट वहाँ पर रहता था। कहाँ पर? इक्तास में, उनकी टेरिटरी में, जहाँ पर वो वॉच करता था कि कितने उनकी आर्मी का नंबर कितना है, सोल्जर कितने हैं, ये सब। As the Delhi Sultan brought the hinterland of the cities under their control, they forced the landing chieftains, the Samanta aristocrat and the rich landlords to accept their authority. मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में बताया था कि जो जैसे ये गैरिसन टाउन थे, ठीक है, तो इनके बीच में जो हिंटरलैंड था, ठीक है, तो दिल्ली सुल्तान्स ने इनको भी कवर कर लिया था, ठीक है। तो उस टाइम पहले यहाँ पर कौन था? छोटे छोटे समंतर्स होते थे, मीन्स छोटे छोटे लोकल रूलर्स होते थे, मीन्स हर छोटे गांव का, हर छोटे शहर का एक अलग छोटा रूलर होता था जिसे बोलते थे समंतास, ठीक है। तो दिल्ली सुल्तान्स ने उनको भी अपने कंट्रोल में कर लिया। एंड रिच लैंडलॉर्ड टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, और उन सबको अपनी अथॉरिटी एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया कि आपको दिल्ली सुल्तान की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में उसने लैंड कलेक्शन का, जो रेवेन्यू का सारा कंट्रोल था, अपने कंट्रोल में ले लिया था। कि पहले लैंड रेवेन्यू वहाँ पे कौन कलेक्ट करता था? समंतर्स कलेक्ट करते थे, जो लोकल रूलर है वो कलेक्ट करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने हिंटरलैंड पर कंट्रोल करने के बाद उन सबको अपने कंट्रोल में ले लिया। They were forced to pay taxes. The Sultan administrators measured the land and kept carefully accounts. Some of the old chieftains and the landlords served the Sultanate as revenue collectors and assessors. अलाउद्दीन खिलजी ने कई जो वहाँ पे समंतर्स थे उनको तो हटा दिया था, लेकिन कई समंतर्स को वहीं पर ही लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी कि आप लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करोगे और हमें दोगे और हम आपको उसके बदले में सैलरी देंगे। ओके, देयर वर 3 टाइप ऑफ टैक्सेस। उस टाइम 3 तरह के मेन टैक्सेस थे। आपने लास्ट चैप्टर में 14 में पढ़ा था ना कि वैतीज होते थे, टैक्सेस को हम वहाँ पर वैतीज बोलते थे, और 400 टाइप्स के टैक्सेस हुआ करते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में मेनली 3 टाइप ऑफ टैक्सेस होते थे। सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स होता था ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड खराज एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट प्रोड्यूस। सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स होता था कल्टीवेशन पर, खेती पर होता था, जिसे हम बोलते थे खराज। क्या बोलते थे? खराज। और पीजेंट को, किसान को अपनी प्रोडक्शन का 50% टैक्स के रूप में सुल्तान को देना पड़ता था। मीन्स अगर आपने उसके खेत में से 100 क्विंटल गेहूँ हुई है या वीट हुआ है तो उसमें से 50% वो कौन ले जाएगा? सुल्तान ले जाएगा। और टैक्स यूज होता था कैटल्स पर, मीन्स घर में अगर उन्होंने बफलोज, काउज हैं कुछ क्या, तो उस पर भी टैक्स होता था। और हाउसेस पर टैक्स होता था कि कितना बड़ा टैक्स आपका हाउस होगा उसकी के अकॉर्डिंग आपका उस पर टैक्स लगता था। ओके, तो हमने इस वीडियो में देखा है इक्तास के बारे में कि उस टाइम इक्तास छोटी छोटी टेरिटरीज होती थी और उसके जो चलाने वाले थे होते थे उसे इक्तदार बोलते थे। और टैक्सेस समंतर्स के बारे में पढ़ा है कि जो छोटे छोटी हिंटरलैंड को कंट्रोल करने वाले थे उन्हें समंतर्स को कंट्रोल कर लिया था दिल्ली सुल्तान ने। और टैक्सेस 3 टाइप्स के होते थे जिसे खराज बोलते थे मेन टैक्स को। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम उनके इसके आगे शिफ्टियंस के बारे में वो स्टडी करेंगे। टिल देन, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे एट होम।